हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के वन लाइनर सीरीज के अंदर। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है डिफिशियंसी, नॉन कॉन्टाजिनस एंड अदर डिजीजेस, मतलब कमी के कारण होने वाला रोग। अब चाहे आयोडीन की कमी से हो, किसी प्रकार के लवण की कमी से हो, चाहे या फिर कोई भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग हो, और गैर संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो संक्रामक नहीं है, उन रोगों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ अन्य रोगों के बारे में भी समझते चलेंगे। एक एक करके आराम से हम इस वीडियो में जुड़े रहेंगे और इस वीडियो के साथ बने रहें, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं बताता चलूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से भी उतना ही बेनिफिट मिले जितना कि आपको पहले वाले वीडियो से बेनिफिट मिल रहा हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, आता है आपका आर्थराइटिस से, जिसको हिंदी में गठिया रोग कहते हैं। कहता है गठिया रोग जो होता है वो शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनके जोड़ों में होता है। कहता है कि जो गठिया रोग है, जो अर्थराइटिस है, वो जोड़ों में किस पदार्थ की जमाव से, कौन सा ऐसा पदार्थ जम जाता है हमारे बोन्स के जॉइंट पे, जिसके कारण से गठिया या अर्थराइटिस रोग होता है। तो याद रखिएगा, जब यूरिक एसिड का क्रिस्टल, किसका, यूरिक एसिड का क्रिस्टल हमारे बोन्स के बीच में जमने लगता है, तो इससे गठिया नामक रोग होता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो क्या है, यूरिक एसिड। ठीक है, क्या है, गठिया शरीर के जोड़ों में किस पदार्थ के जमाव के कारण होता है। तो याद रखना है अपने को, यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है रक्त में यूरिया, हाई लेवल्स ऑफ यूरिया एसिड, यूरिक एसिड इन द ब्लड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीजेस। कहता है रक्त में यूरिक एसिड का जब उच्च स्तर हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है, मतलब यूरिक एसिड जो है अगर हमारे रक्त में बढ़ जाए, उस कंडीशन में कौन सा रोग का यह विशेषता है। तो याद रखिएगा, गाउट की यह विशेषता है। किसकी विशेषता है, गाउट की विशेषता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें यूरिक एसिड जो है वह बढ़ जाएगा, या फिर कह सकते हैं यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो हाई हो जाएगी। अगले पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करते हैं, कहता है मिलावटी सरसों का तेल में पका हुआ भोजन खाने से एक खतरनाक रोग होता है जिसको कहते हैं ड्रॉपसी। क्या होता है, ड्रॉपसी। मिलावटी जो सरसों का तेल होता है, जब हम उससे पका हुआ कोई भोजन ग्रहण करते हैं, एक रोग हो जाता है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है जिसको कहते हैं ड्रॉपसी। ड्रॉपसी रोग हो जाता है। कहता है कि जो भारत में होता है, खास करके भारत में हुआ है ना, कहता है कि इसमें अर्जिमोन, है ना, अर्जिमोन तेल में मिलावट रहता है, अर्जिमोन का मिलावट होता है तेल में। उसके बाद कुछ सरसों के तेल में साइनाइड का भी अंश पाया जाता है। साइनाइड तो पता ही होगा आप लोगों को कि साइनाइड जो है एक प्रकार का जहर है ना। साइनाइड जो है वो सबसे तेज और सबसे खतरनाक जहर होता है साइनाइड। तो साइनाइड का भी कुछ अंश होता है। उसके बाद सफेद रंग की भी मिलावट की जाती है सरसों के तेल में, जिस कारण से कह सकते हैं कि भारत में ही आपको एक खतरनाक रोग जो ड्रॉपसी है वो होने की संभावना होती है। कहता है कि यह एक कोशिका के रूप में शुरू होता है। देखिए एक स्टेटमेंट है इसमें, कहता है कि यह एक कोशिका के रूप में शुरू होता है और एक निर्दयी रोग में बदल जाता है। शुरुआत तो इसकी एक कोशिका से होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते यह निर्दयी हो जाता है, मतलब जान तक लेने की संभावना में पहुंच जाता है या फिर जान भी ले सकता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यह एक कोशिका के रूप में शुरू हो रहा है और एक निर्दयी रोग में बदल जा रहा है। ठीक है,
जो साल दर साल लाखों लोगों की जान ले लेता है ना? साल दर साल जो है ये लाखों लोगों की जान ले लेता है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इसके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, इसके बारे में पता लगा रहे हैं, लगातार वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्चेज कर रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ाई जो लड़ाई है अब एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कई जगह ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी दवाइयां ढूंढ ली गई है। जैसे हाल में ही रसिया ने ऐसा दावा किया है कि जो रोग है ना? उसका वैक्सीन ढूंढ लिया है। खास करके उसका नाम है कैंसर। कैंसर रोग का उपचार के लिए जो वैक्सीन है रसिया ने भी दावा किया कि उसने ढूंढ लिया है। तो वही पॉइंट है कि यहाँ पर नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुका है। नई खोजें बेहतर उपचार और इसके खिलाफ युद्ध में आशा की वादा करती है ना? मतलब जो नई खोजें हैं, नया जो डिस्कवरी है, इसके लिए जो थेरेपी है चाहे जो रोग है उसकी थेरेपी में एक बढ़िया आशा का वादा कर रहा है। कहता है ये जो उद्धरण है, वह उद्धरण किस रोग का उल्लेख किया जा सकता है? मतलब किस रोग के उल्लेख में ऐसा उद्धरण प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा कैंसर रोग के लिए जो है ऐसा उद्धरण जो है, ऐसा स्टेटमेंट जो है या ऐसा कोटेशन जो है वह प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। देखिए आराम से पढ़िए, धीरे-धीरे पढ़िए और समझ के पढ़िए, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए अगला पॉइंट है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया देखिएगा एक रोग होता है हाइड्रोफोबिया। कहता है कि जिन्हें जल से डर लगता है, जल से डर लगना मतलब कि जल देखते ही उसको डर सा का आभास होने लगता है, तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उसी तरह से जब फूल से डर लगने लगे, किससे? फ्लावर्स से डर लगने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोफोबिया कहते हैं। एंथोफोबिया क्या है? एक डर है, एक डर होने लगता है जो कि फूल के कारण होता है, फ्लावर्स के कारण होने वाला एक डर है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है द डिजीज इज हिस्टीरिया। हिस्टीरिया रोग आम तौर पर इस समूह में होता है। जो हिस्टीरिया रोग होता है वो आम तौर पर किसे होता है, कैसे ग्रुप में, किस ग्रुप के साथ हिस्टीरिया रोग हो सकता है? तो युवा महिलाएं, जो युवा महिलाएं हैं, यंग वुमेन्स होती हैं, उनमें हिस्टीरिया आमतौर पर हो जाता है। मतलब हिस्टीरिया एक प्रकार का रोग है, आमतौर पर युवा महिलाओं में होने की संभावना अधिक होती है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें सिलिकोसिस की बात करते हैं। क्या है अगला पॉइंट? है सिलिकोसिस से कहता है सिलिकोसिस एक क्या है? सिलिकोसिस क्या है? तो सिलिकोसिस जो है एक फेफड़े से संबंधित रोग होता है। क्या है? फेफड़े से संबंधित एक रोग होता है। कौन सा? सिलिकोसिस जो है वह फेफड़े से संबंधित एक रोग होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है द malfunction of thyroid gland the malfunction of thyroid gland is due to deficiency of थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? अगर किसी व्यक्ति का थायराइड ग्रंथि खराब हो रहा है, थायराइड ग्रंथि जो कि आपका एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इसकी खराबी किसकी कमी के कारण इसकी खराबी होती है? तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण जो है वह क्या होता है? थायराइड ग्रंथि जो है वह खराब हो जाता है। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि जो है वह खराब हो जाता है, जिससे कि ग्वाइटर नाम का एक रोग हो जाता है, जिसको कि हिंदी में घेंघा कहते हैं या कंठमाल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स पर। अगले पॉइंट्स पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है स्कर्वी इज अ डिजीज। स्कर्वी रोग जो होता है एक प्रकार का चर्म रोग है। तो कहता है स्कर्वी डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और स्कर्वी रोग के उपचार के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। और अगर प्राकृतिक तौर पर इसका उपचार देखते हैं तो आंवले से इसका उपचार किया जा सकता है। आंवला, गुशबेरी जिसको कहते हैं, आंवले का सेवन करने से
स्कर्वी को ठीक किया जा सकता है ना? और आंवला में विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है, इसकी मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। चलिए यहाँ पर देखिएगा करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस है। तो देखिएगा सबसे पहला जो है वो है हमारा एनीमिया। एनीमिया एनीमिया एक रोग है जो कि आयरन की डिफिशियंसी, लौह की कमी, धातु की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया में खून की कमी होती है। किसकी कमी होती है? खून की कमी हो जाती है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, पता ही होगा अपने को, है ना? तो कहता है कि एनीमिया जो है वो आयरन डिफिशियंसी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है ग्वाइटर, घेंघा या गंडमाल जिसको कहते हैं। तो यह रोग किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन डिफिशियंसी के कारण ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस कारण से होता है? तो विटामिन बी के डिफिशियंसी के कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। याद रखना आपने को, विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। आगे भी पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पर भी है कि कुछ चीजें की कमी अगर हो जाती है तो कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि आपके शरीर में अगर थायमीन की कमी हो जाए तो क्या होगा? बेरी बेरी नामक एक रोग होता है जो कि हो जाता है। याद रखिएगा बेरी बेरी विटामिन बी के कमी के कारण भी होता है। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें एस्कर्बिक एसिड को ही कहा जाता है विटामिन सी को भी एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कर्बिक एसिड के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है। जस्ट हमने डिस्कस किया है कि स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है विटामिन ए के कारण। अगर विटामिन के की कमी हो जाता है तो विटामिन के की अगर कमी हो जाएगा तो कहता है ब्लड क्लॉटिंग होता है वो नहीं हो पाएगा, है ना? कहता है रक्त का थक्का जो जमना होता है। देखिएगा कि अगर विटामिन के का काम होता है ब्लड का थक्का जमाना, है ना? जो विटामिन के है ये अगर प्रचुर मात्रा में है तो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं कट फट जाएगा, छिल जाएगा तो क्या होगा? अगर आपके शरीर में ब्लड, क्योंकि अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो वह क्या होगा? बहता चला जाएगा, है ना? तो रोकने के लिए विटामिन के की भी जरूरत होती है। तो विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहता है शॉर्टेज ऑफ दिस एलिमेंट कॉजेज गॉइटर डिजीजेज। कहता है इस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। किस तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है? तो याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण जो है वो घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग क्या है? एक रोग होता है, ठीक है, जिसमें कि गले में एक तरह का क्या कहते हैं कि बड़ा सा निकल जाता है गर्दन के पास, इसी को घेंघा रोग कहा जाता है, जिसमें कि कहता है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है ना? और आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि में ही खराबी आता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है आयोडीन घेंघा रोग से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। आयोडीन जो है वो किसको दिया जाता है? जो व्यक्ति घेंघा रोग से पीड़ित होते हैं, जो व्यक्ति ग्वाइटर से पीड़ित होता है, गंडमाल से पीड़ित होता है, उस व्यक्ति को आयोडीन दिया जाता है जिससे कि उसका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा आयोडीन जो है वो किनको दिया जाता है? घेंघा रोग से पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला एक तरह का मेडिसिन कह सकते हैं उनके लिए। देखिए कहता है सी वेट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, समुद्री शैवाल जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन का जो है वह महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कौन? तो समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल, है ना, अगर पॉलिश्ड राइस है और जो हम लोग भोजन करते हैं, अगर भोजन में पॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश्ड राइस को पका के चावल बनाते हैं, तो उस कारण से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है?
बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। और बेरी-बेरी नामक रोग जो है हमने देखा था थायमिन की कमी से भी बेरी-बेरी हो गया, उसके बाद विटामिन बी से भी बेरी-बेरी हो गया। और यहाँ पर क्या है आपका पॉलिश किया हुआ जो चावल अगर हम यूज़ करते हैं पका के खाने में, मतलब भात बनाते हैं, तो उससे भी क्या होगा बेरी-बेरी नामक रोग हो सकता है। कहता है जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल उनके आहार का मुख्य हिस्सा है, वहाँ लोग इससे पीड़ित होते हैं। मुख्य हिस्सा है, वो वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जिस जगह पर पॉलिश्ड चावल, पॉलिश्ड राइस का प्रयोग होता है, भात बना के खाते हैं, वहाँ पर बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। किसको? जो इंसान अधिक मात्रा में मतलब मुख्य रूप से जो है उसी पॉलिश्ड राइस का भात खाता है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो कहता है, एक व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है। मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुँच जाए, ऐसी चीज़ें हो जाए उसके साथ, उसको यह नहीं समझ में आए कि उसको खाना कब बंद करना है ना? मतलब वह खाना खाए तो खाता ही रह जाए, ऐसी स्थिति के लिए कहता है कि जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और वह यह नहीं जानता कि कब खाना बंद कर देना, अब खाना नहीं खाना, अब खाना रोक देना है। तो वह किससे पीड़ित है? तो याद रखिएगा बुलिमिया से पीड़ित व्यक्ति जो है यह भूल जाता है कि उसको खाना कब बंद करना है ना? बुलिमिया से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसको खाना कब बंद करना है। कहता है ब्लू बेबी प्रदूषण जो प्रदूषण रोग है, ब्लू बेबी क्या है? एक प्रदूषण से होने वाला रोग है। कहता है कि ब्लू बेबी रोग जो है पानी पीने से, अगर पानी पीने से हो रहा है तो पानी में किसकी मात्रा अधिक अगर हो जाए जिससे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी रोग हो जाता है। याद रखिएगा नाइट्रेट की अधिकता, अगर जल में नाइट्रेट की अधिकता है, नाइट्रेट की अधिकता है, अगर हम उस पानी को पीते हैं तो एक बीमारी हो जाता है, एक रोग हो जाता है जिसे ब्लूबेरी प्रदूषण रोग कहते हैं। ठीक है? इसको क्या कहते हैं? द ब्लूबेरी पॉल्यूशन डिजीज कहते हैं, है ना? तो ब्लूबेरी पॉल्यूशन डिजीज किससे होता है? एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, है ना? नाइट्रेट की अधिकता, पीने वाले पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी पॉल्यूशन रोग हो जाता है, प्रदूषण रोग हो जाता है। कहता है एक्सेस ऑफ दिस इन ब्लड कॉजेज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। कहता है कि रक्त में इसकी अधिकता, किस चीज की अधिकता अगर हो जाए हमारे रक्त में जिससे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, वो कारण बताने कह रहा है। कहता है कि रक्त में इसकी अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। तो याद रखिएगा मेथेमोग्लोबिन, क्या नाम है? मेथेमोग्लोबिन के कारण, अगर हमारे रक्त में मेथेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा कि हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। याद रखना है ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो है एक ब्लू बेबी पॉल्यूशन रोग किससे होगा? जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी और उस जल को ग्रहण करेंगे तो ब्लू बेबी पॉल्यूशन रोग हो जाएगा। अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में रक्त में क्या होगा? तो रक्त में मीथेमोग्लोबिन की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाएगा। ठीक है? या डिसऑर्डर हो जाता है, एक तरह का डिसऑर्डर है ये। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और जिक्र करते हैं अगले पॉइंट्स पर। देखिए क्या कहता है, चिकित्सा शब्दावली में इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी गोल्डन आवर्स इज रिलेटेड विथ। कहता है कि चिकित्सा शब्दावली में गोल्डन आवर्स का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा गोल्डन आवर्स का संबंध जो होता है वो रक्त से सीधे सीधे संबंध, मतलब हार्ट से संबंधित होता है। अगर कोई हार्ट अटैक के केस में होता है तो कहता है कि गोल्डन आवर जो है उसके लिए हार्ट अटैक से संबंधित आवर होता है, मतलब जिसमें कि उसको बचाया जा सकता है, गोल्डन आवर्स। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, बीटा ब्लॉकर एक दवा है। बीटा ब्लॉकर एक मेडिसिन है जो किसको दिया जाता है? तो जो पेशेंट हृदयघात मतलब हार्ट अटैक से पीड़ित है उसको क्या दिया जाता है? बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। तो बीटा ब्लॉकर का कार्य होता है हृदयघात से बचाव करता है, मतलब हार्ट अटैक से बचाव के लिए बीटा ब्लॉकर नामक एक दवाई का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं अमॉन्ग द सोडियम, सल्फर, पोटेशियम एंड आयरन।
दिस इज दिस इज इसेंशियल टू रेगुलेट द हार्ट बीट। आपके हृदय के स्पंदन को रेगुलेट करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए सोडियम, पोटेशियम, आयरन और सल्फर में से कौन सा तत्व या कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम की मात्रा के से हमारा जो शरीर में, हमारी जो हृदय है उसकी जो गति है, उसका जो स्पंदन है वह नियंत्रित रहता है, रेगुलेटेड रहता है। तो पोटेशियम हमें कहां से मिलेगा? तो पोटेशियम जनरली जो है वो एप्पल से प्राप्त करते हैं, है ना। एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, कहता है ना। तो अगर हम सेब का उपयोग करते हैं, सेब को सुबह सुबह आहार में प्रयोग करते हैं, ताजे फल का, तो वो उसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, जिससे कि हृदयघात की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। आपके हृदय गति को वह नियंत्रित करता है, आपके हार्ट बीट को, जो हार्ट का स्पंदन है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कहता है कि पोटेशियम की कमी से संबंधित क्या है, मतलब अगर पोटेशियम की कमी हो जाए, पोटेशियम की कमी से क्या संबंधित है? तो किसी का लो ब्लड प्रेशर, क्या है? लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। अगर याद देखिएगा, है ना, कि अगर सोडियम की मात्रा अधिक है तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? पोटेशियम की कमी से क्या हो जाएगा? तो याद रखना अपने को, निम्न रक्तचाप हो जाता है, मतलब लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कहता है यदि पेशाब के साथ एल्बुमिन निकल रहा है तो किस अंग की विफलता है? कौन सा अंग जो है वो फेल्योर हो गया है, जिसके कारण से हमारा जो मूत्र है, हमारा जो यूरिन है, उसमें क्या निकल रहा है? एल्बुमिन निकलता है। याद रखिएगा, आपकी किडनी के विफलता के कारण जो यूरिन है, यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा आने लगती है। एल्बुमिन जो है वह आने लगता है किसमें? तो मूत्र में, यूरिन में। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कहता है लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग। अगर हम सबसे अधिक लंबे समय तक उपवास रखते हैं, अगर हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं या जल नहीं पीते हैं, तो उस क्रम में हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो याद रखिएगा, आपकी किडनी जो है इससे सबसे अधिक प्रभावित होती है। कौन सा अंग? तो किडनी जो है वह सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है इन मॉडर्न डेज, आज के समय में, आधुनिक समय में, परमाणु औषधियां, चिकित्सा विज्ञान, न्यूक्लियर मेडिसिन प्लेज अ वाइटल रोल इन मेडिकल साइंस। देखिएगा कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन है, जो परमाणु औषधियां हैं, अब परमाणु औषधियां वैसे औषधियां होती हैं जो कि न्यूक्लियर एक्टिव होती है, हल्की फल्की, है ना, जो कि रेडिएशंस को इमिट करते रहती है। ऐसे औषधियों का उपयोग आजकल जो है आधुनिक काल में वैज्ञानिक कर रहे हैं, चिकित्सा में कर रहे हैं। तो कहता है कि उसमें ऐसा किस चीज का प्रयोग किया जाता है, वो वास्तव में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, वो वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। एलिमेंट्स के ऐसे आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, वैसे आइसोटोप्स का प्रयोग जो है मॉडर्न डेज में परमाणु औषधि चिकित्सा विज्ञान में जो है वो किया जा रहा है। तो क्या है? रेडियो आइसोटोप्स हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, जैसे आर्सेनिक हो गया, ऐसे ऐसे कुछ रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। आगे के पॉइंट पे बात करते हैं तो कहता है द रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडीज। कहता है कि इंसान के शरीर में रक्त की गति, किसकी गति? रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो याद रखिएगा, रेडियो सोडियम जो है। क्या है? रेडियो सोडियम एक ऐसा रेडियो आइसोटोप है जिसका प्रयोग आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पॉइंट्स एक एक करके समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत आराम से आपको मैं बताऊंगा, है ना, ताकि आपको चीजें समझ में भी आए और आपको पढ़ने में आनंद भी आए। ठीक है। अगर आपको ज्यादा स्लो लगे तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं, या 2x में आप देखें, है ना। ये हर किसी के लिए ये वीडियो है, चाहे वो क्या कहते हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो नहीं, जिन्होंने पढ़ा है, उन सबके लिए है। तो एक एक आराम से देखिए, एक एक पॉइंट को देखिए और समझिए इन चीजों को। ठीक है। चलिए, कहता है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है।
तो याद रखिएगा ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर दिखेगा, आपके ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ऐसी कुछ चीजें होती है ना, कणिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ऐसे सॉलिड होते हैं। तो याद रखिएगा जब आपके ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल जो है उसकी संख्या में असामान्य वृद्धि अगर होने लगे, मतलब कि सामान्य जो होना चाहिए उससे अधिक वृद्धि होने लगे डब्ल्यूबीसी का, तो क्या होगा? ल्यूकेमिया नाम का एक प्रकार का कैंसर हो जाता है, जिसको कि ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस मिलता है जो कि मैचेस को फॉलो क्या कहते हैं, मैचेस करने कह रहा है कि दो साइड है हमारे पास, एक साइड रेडियो आइसोटोप है, दूसरे साइड डायग्नोस्टिक यूजेस है। मतलब रेडियो आइसोटोप्स की कुछ एलिमेंट्स दिए हुए एक तरफ, उसके बाद उन एलिमेंट्स का किस जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उस एलिमेंट का उपयोग जो है किसके जांच में किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारा आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 एक रेडियो आइसोटोप है जिसका प्रयोग जो है ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए? ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं कोबाल्ट 60। जो कोबाल्ट 60 होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए किया जाता है। कैंसर का पता या फिर कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोबाल्ट 60 जो है वह गामा रेडिएशन निकालता है जिससे कि कैंसर के सेल को मारा जाता है। अगर हम बात करें आयोडीन 131 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की सक्रियता, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी सक्रियता को जांचने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 आइसोटोप्स का यूज करते हैं। याद रखिएगा ये सारे के सारे जो आइसोटोप्स हैं वो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। कौन से आइसोटोप्स हैं? रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो एक रेडियो आइसोटोप है जिसका नाम है सोडियम 24। सोडियम 24 एक रेडियो आइसोटोप है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड डिसऑर्डर, रक्त का जो विकार होता है उसका पता लगाने के लिए आपका सोडियम 24 रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो है फिर से एक करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस आता है जिसमें कि आपका एक साइड आपका रेडियो आइसोटोप दिया हुआ है, दूसरे साइड उसका किस ट्रीटमेंट में उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट 60 का, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के लिए किया गया था, कैंसर का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ बॉडीज इंटरनल नियोप्लाज्म, बॉडी के जो शरीर के आंतरिक जो आपका रसोली है उसका उपचार के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है उसके भी उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। एक तरह से यही हुआ, है ना। अगर आयोडीन 131 की बात करते हैं, आयोडीन 131 का प्रयोग क्यों करते हैं? थायराइड ग्रंथि की जो सक्रियता है उसका पता लगाने के लिए 131 का प्रयोग करते हैं। तब उसी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड नियोप्लाज्म के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या है? आपका रेडियो आइसोटोप है। अगर फास्फोरस 32 की बात करते हैं, फास्फोरस 32 की बात करते हैं, तो फास्फोरस 32 का उपयोग ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, जो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा बढ़ने की समस्या है उसके ट्रीटमेंट के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें गोल्ड 198 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो गोल्ड 98 है, 198 है, उसका प्रयोग जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में उसका प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है द रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दो आइसोटोप्स हैं, एक फास्फोरस 32 है, दूसरा कोबाल्ट 60 है। इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ल्यूकेमिया नामक ब्लड कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा रेडियो आइसोटोप यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया इज फास्फोरस 32
एंड कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है वह किसके लिए किया जाता है? तो ल्यूकेमिया नाम का जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया ल्यूकेमिया में क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल है उसकी मात्रा जो है वह बढ़ने लगती है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है कोबाल्ट 60 इज जनरली यूज्ड इन रेडिएशन रिलेटेड टू बिकॉज ऑफ इट्स इजेक्ट्स। कहता है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है रेडिएशन ट्रीटमेंट है ना, रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है वो खास करके किसमें होता है, कैंसर सेल्स को मारने के लिए रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है। तो कहता है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो रेडिएशन ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो वो ऐसा क्या इमिट करता है, ऐसा क्या उत्सर्जित करता है जिसके लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कोबाल्ट 60 जो है वह गामा रेडिएशन का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, जिस कारण से जो है क्या होता है, जिस कारण से जो है आपका जो कैंसर सेल्स होता है उसको मारने में हेल्प मिलता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए अगला स्लाइड हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर इज। ट्यूमर के डिटेक्शन के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अभी मैंने पहले भी बताया था आर्सेनिक 74 आइसोटोप जो है, आर्सेनिक 74 रेडियो आइसोटोप जो है इसका प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। कहता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए, अगर किसी प्रकार की मांसपेशियों में दर्द है उसके उपचार के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए। देखिए ये सारी चीजें ना जनरली जनरल साइंस है। जनरल साइंस का मतलब होता है जो जनरली हमें जानना चाहिए, जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे कुछ साइंटिफिक थॉट्स हैं या फिर कह सकते हैं ऐसे फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको कि हर आम इंसान को जानना जरूरी होता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहता है ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? ऑन्कोजीन आर एसोसिएटेड विथ, ऑन्कोजीन्स जो है वह कैंसर से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। आगे के पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, कहता है शरीर की इस स्थिति को कैंसर कहते हैं। शरीर में ऐसा क्या होता है जिसको कि कैंसर कहता है? कहता है कोशिकाओं का अनियंत्रित गुणन, जो सेल्स होते हैं उसका जो अनकंट्रोल्ड कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई पार्ट में ऐसा सेल जो कि अनियंत्रित मल्टीप्लिकेशन करने लगे, अनियंत्रित गुणन करने लगे, जिससे कि जो स्वस्थ हेल्दी सेल्स हैं वह धीरे-धीरे मरने लगे। अब क्या होगा कि कोई सेल्स अगर गुणन कर रहा है तो दूसरे सेल्स को क्या करेगा, वो डैमेज करता क्या करेगा, वो पूरे शरीर उस पार्ट को खत्म ही कर देता है, नष्ट ही कर देता है। कहता है कोशिकाओं का अनियंत्रित गुणन, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अंततः जो है जिस व्यक्ति को वह होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है मेटास्टेसिस, मेटास्टेटिस स्टेसिस है ना, मेटास्टेसिस वह प्रक्रिया है, मेटास्टेसिस जो है वह प्रक्रिया है जिससे कि कैंसर कोशिकाएं रक्त या लसिका तंत्र के माध्यम से, देखिएगा हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वह ब्लड जो है पूरे बॉडी के अंदर संचारित होता है। अब अगर किसी अंग में कोई कैंसर का कोई सेल है तो क्या होगा कि कोई सेल ब्लड के माध्यम से क्या हो कि हमारे शरीर के किसी अन्य अंगों तक पहुंच जाए। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेटास्टेसिस क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाएं रक्त या लसिका तंत्र के माध्यम से अन्य अंगों या अन्य अंगों में फैलती है, मतलब अन्य अंगों या शरीर के अन्य भागों तक पहुंचती है या फैलती है। चलिए अन्य अंगों या भागों कह सकते हैं, भागों में फैलती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दिस कैन काउज कैंसर एज वेल एज क्योर इन इट डिपेंडिंग अपॉन
इंटेंसिटी एंड यूजेस। कहता है कि इट कैन काउजेज कैंसर, यह कैंसर भी कर सकता है, कैंसर भी हो सकता है इससे, साथ ही साथ यह उपचार भी कर सकता है ना, अगर इसकी इंटेंसिटी जो है वो कंट्रोल्ड हो, है ना। क्या कह रहा है, दिस कैन काउजेज कैंसर, काउज कर सकता है, कैंसर भी कर सकता है, साथ ही साथ क्योर भी कर सकता है, क्योर मतलब ठीक करना, है ना। इट डिपेंडिंग अपॉन, है ना, किस पर आधारित होता है, किस पर डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ एंड यूजेस, किसकी इंटेंसिटी और यूजेस पर डिपेंड करता है, वह कैंसर हो भी सकता है और कैंसर को ठीक भी कर सकता है। तो याद रखिएगा, आयोनाइज्ड रेडिएशन से अगर इसका अनकंट्रोल्ड यूज हुआ तो इससे कैंसर भी हो सकता है ना, और कैंसर को ठीक करने के लिए आयोनाइज्ड रेडिएशन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, है ना, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और याद करने में आसान है मेरे ख्याल से, है ना। तो इसको आप याद भी करते चलें ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। पेन पेपर लेके बैठिएगा ना, तो इससे क्या होगा कि आपको लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस होगी, मैं बोल रहा हूँ आप सुनेंगे, है ना, इससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्या होगा, याद करने के समय आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैं किसी भी पॉइंट को बार बार दोहराता हूँ, है ना। तो और आपको याद इसलिए कर लेना है क्योंकि परीक्षा में ये हर एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, मानना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है आंखों, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों में से यह हानिकारक विकिरणों के प्रति सबसे कम संवेदनशील है। मतलब इन चार अंगों की बात करता है, आंख, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ा। इनमें से कौन सा अंग ऐसा है जो कि रेडिएशन के प्रति जो है वह कम संवेदनशील है। तो याद रखिएगा, आपका मस्तिष्क जो है वह रेडिएशन के प्रति कम संवेदनशील है। रेडिएशन के प्रति जो है वह कम संवेदनशील जो है, कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका मस्तिष्क। और अगर हम बात करें सबसे अधिक संवेदनशील रेडिएशन के प्रति कौन है, तो आपकी आंखें जो है वह सबसे अधिक संवेदनशील होती है रेडिएशन के प्रति। अगले पॉइंट को देखिएगा तो कहता है द ह्यूमन ऑर्गन विच इज मोस्ट सस्पेक्टिबल टू हार्मफुल रेडिएशन। मतलब हानिकारक विकिरणों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील मानव अंग, मानव का वह अंग जो हानिकारक रेडिएशनों के प्रति जो है सर्वाधिक संवेदनशील है, सबसे अधिक संवेदनशील है, वो कौन है, उसकी आंखें। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है सभी प्रकार के कैंसरों का सबसे नया उपचार। किसी भी प्रकार का कैंसर होता है आज के समय में, तो कहता है उसका सबसे नया उपचार जो डेवलप किया गया है या सबसे नया थेरेपी जो है वो कौन सा है, IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। क्या नाम है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जिसको शॉर्ट में IMRT कहते हैं। याद रखिएगा कि सभी प्रकार के कैंसरों का सबसे नया जो उपचार है, सबसे नई जो थेरेपी है वो कौन सी है, तो आपका IMRT है, मतलब इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी है। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन इज यूज्ड टू कंट्रोल फॉर, कहता है यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ। इंटरफेरॉन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है वह कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है, कैंसर सेल्स के नियंत्रण के लिए जो है इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी जो है एक मस्तिष्क विकार है, क्या कहते हैं, ब्रेनल डिसऑर्डर है, ब्रेन का डिसऑर्डर है, जो कि बेसिकली किस में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगले पॉइंट पे कहता है मानव शरीर का यह अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। मानव शरीर का
कौन सा अंग जो है अल्जाइमर, अल्जाइमर एक प्रकार का ऐसा रोग होता है जिसमें लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? ज्यादा समय तक किसी चीज को याद नहीं रखने की जो समस्या होती है वो अल्जाइमर है। ये खास करके जो वृद्धावस्था है उस समय अल्जाइमर का समस्या होता है। अब याद रखना है तो ब्रेन के लिए सेरेब्रम चाहिए, है ना? तो अगर हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली तो हम याद चीजों को नहीं रख पाएंगे। तो अल्जाइमर से जो प्रभावित होने वाला हमारा शरीर का अंग है वो कौन सा है? आपका मस्तिष्क है। आपका मस्तिष्क सबसे अधिक प्रभावित होता है अल्जाइमर से। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, रिसेंट हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोटीन खोज की है जो खतरनाक तंत्रिका रोग अल्जाइमर, खतरनाक तंत्रिका रोग अल्जाइमर के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में जो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्रोटीन की खोज की है जो कि अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा, एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन की खोज की है ना? यह एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है, जिससे कि अल्जाइमर, खतरनाक तंत्रिका रोग अल्जाइमर होने का सबसे अधिक संभावना होता है। कहता है, पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पार्किंसन रोग जो है, पार्किंसन बीमारी जो है, उसके उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, अरविंद कार्लसन को दिया गया था। किसको दिया गया था? अरविंद कार्लसन को दिया गया था। किसके लिए? तो पार्किंसन रोग के उपचार का विकास करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? अरविंद कार्लसन को दिया गया था। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और अगले पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। देखिए, कहता है, खुजलाने से खुजली कम होती है। अगर हम कहीं पर खुजला देते हैं क्या करते हैं? अगर हमें यहाँ पे खुजली हो रही है, अगर हम इसको खुजाते हैं तो क्या होगा? खुजली शांत हो जाता है। तो खुजली शांत क्यों हुआ? कहता है, यह कुछ तंत्रिकाओं को उत्तेजित कर देता है। क्या करता है? कुछ तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है जो मस्तिष्क को जो मस्तिष्क को जो मस्तिष्क को एंटीहिस्टामिनिक एंटीहिस्टामिनिक रसायन उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश देती है। क्या करता है? यह जो है, जब हम खुजा देते हैं तो खुजाने से क्या हुआ कि कुछ तंत्रिकाएं जो है वह उत्तेजित हो जाता है ना? कुछ तंत्रिकाएं जो है, जो कुछ न्यूरॉन्स हैं वो क्या होंगे? एक्साइटेड हो जाता है, स्टिमुलेटेड हो जाती है, जिससे कि आपके ब्रेन को एक क्या कहते हैं, निर्देश मिल जाता है कि भाई एक रसायन, एक केमिकल रिलीज करो, है ना? कौन सा केमिकल? एंटी हिस्टामिनिक रसायन, एंटाहिस्टामिनिक केमिकल जो है उसको रिलीज करने का निर्देश जो है वह मस्तिष्क को दे देता है, जिससे कि आराम फील होता है। कहता है, एनोस्मिया, एनोस्मिया क्या है? तो याद रखिएगा, एनोस्मिया जो है, जब हम कुछ स्मेल करते हैं, स्मेल करना मतलब कुछ अच्छा लगता है तो बोलते हैं अच्छा लगा, है ना? सुगंध है। अगर कुछ खराब लगता है नाक बंद कर लेते हैं। तो ऐसी जो भावना है, ऐसी जो सेंसिटिविटी है, वो हमारे नोस्ट्रिल के अंदर जो सेंसरी सेल्स होते हैं उसका काम होता है सेंस करना स्मेल्स को। अगर स्मेल को सेंस कर रहा है तो ऐसे सेंसरी सेल्स अगर नहीं है ना? ऐसे अगर सेंसरी सेल्स हमारे नाक में नहीं है तो क्या होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि यह सुगंध है अथवा दुर्गंध है। तो जब सुगंध या दुर्गंध की भावना या फिर गंध की भावना खत्म हो जाती है ना? गंध की भावना का नुकसान होता है। इसी प्रकार का जब किसी को रोग हो जाता है, जब वह अपने गंध को नहीं पहचान पाता है, इसी को क्या कहा जाता है? एनोस्मिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोस्मिया कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस दिया हुआ है। एक तरफ आपका डिजीज है, दूसरी तरफ काउजेस है ना? मतलब किसकी कमी के कारण वह डिजीज होता है, रोग होता है। तो पहला है आपका खैरा। खैरा किसकी कमी के कारण होता है? तो जिंक डिफिशियंसी, जिंक की कमी के कारण जो है खैरा रोग होता है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी वाला रोग हो जाता है।
अगर हम ग्वाइटर की बात करें, घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण होने वाला रोग है। अगर हम स्कर्वी की बात करते हैं, स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण जो है वह स्कर्वी रोग जो है वह हो जाता है। एक प्रकार का यह क्या है? स्किन डिजीज है, स्किन का रोग है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर देखिए कि फिर से आपके मैच करने के लिए जो कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैच करना है अपने को, करेक्ट मैचेस मिलाना है। एक तरफ पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसा कण जो कि आपके खाद्य पदार्थ या फिर आपके जल को पॉल्यूटेड कर दे, मतलब प्रदूषित करने वाले कुछ कण हैं यहाँ पर। उसके बाद उससे होने वाले कुछ क्या कहते हैं, डिजीज हैं, मतलब रोग हैं। पहला है आपका मरकरी। क्या है? मरकरी, जिससे कि क्या होता है? मीना माता होता है। क्या होता है? मीना माता नाम का रोग हो जाता है। चाइना में हुआ था जापान में हुआ था एक बार एंड 1953 में। क्या था? मरकरी जो है, मरकरी से क्या होता है? मरकरी अगर हो जाएगा तो क्या होगा? मीना माता हो जाता है। अगर हम बात करें कैडमियम की, तो कैडमियम अगर हो जाता है, कैडमियम के कारण क्या होता है? इटाई इटाई डिजीज होता है। क्या होता है? इटाई इटाई डिजीजेस होता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है। अगर हम नाइट्रेट आयन की बात करें, अगर नाइट्रेट आयन, याद होगा मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया कि नाइट्रेट आयन के कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ठीक है, ब्लू बेबी रोग भी कहते हैं उसको। अगर फ्लोराइड आयन का हो जाएगा, फ्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट है पॉल्यूटेंट्स के रूप में, तो क्या होगा? फ्लोरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस हो जाता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए पॉइंट्स को समझिएगा और आराम से चलिए, है ना, कोई परेशानी नहीं है। कहता है मीना माता रोग किसके कारण से होता है? मीना माता रोग जो है वह किसके कारण से होता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, मर्क्यूरी पॉइजनिंग के कारण, पारा के विषाक्तता के कारण जो है मीना माता रोग हो जाता है। देखिएगा एक कहानी भी है। कहता है 1953 में जापान में मीना माता रोग जो है वह दूषित मछली, जिसमें कि पारा की मात्रा थी, उस दूषित मछली को खाने के कारण जो है वहां पे फैला था, है ना। कहां पर? जापान में। कब? 1953 में जापान में मीना माता रोग दूषित मछली के खाने से हुआ था। जो कि दूषित मछली में क्या था ऐसा, तो याद रखिएगा दूषित मछली में क्या था? कंटामिनेटेड बाय पारा, मर्क्यूरी। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहता है इटाई इटाई डिजीजेस इज काउज्ड बाय, है तो कहता है इटाई इटाई जो रोग है, इटाई इटाई रोग जो है किसके दीर्घकालिक विषाक्तता के कारण, किसका दीर्घकालिक सेवन अगर हम करते हैं जिसके कारण इटाई इटाई रोग हो जाएगा, तो याद रखिएगा इटाई इटाई रोग किसकी दीर्घकालिक विषाक्तता से होती है? तो याद रखिएगा कैडमियम, कौन सा? कैडमियम तत्व के कारण जो है इटाई इटाई रोग हो जाता है। अगर हम बात करें, यह प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम, कौन सा? नॉक नी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। नॉक नी सिंड्रोम के लिए कौन सा पॉल्यूटेंट्स जो है वह जिम्मेदार है, कौन सा पॉल्यूशन जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा फ्लोराइड जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार है? फ्लोराइड जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। देखिएगा कहता है मधुमेह, हैजा, दाद और अस्थमा में से यह रोग एलर्जी के कारण होता है। इनमें से कौन सा रोग, कौन कौन सा दिया है? अस्थमा दिया है, मधुमेह दिया है दिया है ना, और दाद दिया है। कहता है इनमें से कौन सा रोग जो है एलर्जी के कारण होता है? तो धूल की एलर्जी से देखिएगा, धूल, धुआं, ऐसी चीजों की एलर्जी से क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है। तो अस्थमा जो है वह एलर्जी से होने वाला रोग है, एलर्जी हो जाता है। ठीक है, चलिए यदि कोई व्यक्ति आहार में केवल दूध, अंडा, एग, ब्रेड खाता है तो उसे स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी और मारास्मा में से यह रोग हो सकता है। तो देखिए कि दूध है, अंडा है और ब्रेड है, ये तीन चीजें हैं। इसमें कौन कौन सी चीज? दूध में तो मैक्सिमम चीजें हैं, विटामिन बी भी है ना, लेकिन क्या नहीं है? सी नहीं। अब सी से कमी से क्या होगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा, है ना। सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी। तो याद रखिएगा इसमें से क्या आ गया आपका? स्कर्वी बाहर आ गया। अगले पॉइंट पर है आम है, पपीता, आंवला और बेर में से यह स्कर्वी रोग के उपचार में प्रयोग में आता है। स्कर्वी रोग के उपचार के लिए क्या चाहिए अपने को? विटामिन सी चाहिए, और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा इनमें से किसमें होता है? तो याद रखिएगा आंवला में सर्वाधिक
विटामिन सी की मात्रा होती है। तो स्कर्वी के उपचार के लिए विटामिन सी अगर हमें चाहिए, प्रचुर मात्रा में अगर हमें चाहिए, तो हमें किसको कंज्यूम करना होगा? आंवला को कंज्यूम करना होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की बात करता है ना। कहता है रक्षा अनुसंधान संगठन जो है, उन्होंने एक दवाई बनाया है। क्या नाम है दवाई का? ल्यूकोस्कीन। क्या नाम है? ल्यूकोस्कीन। कहता है कि डीआरडीओ हैज डेवलप्ड अ ड्रग नेम ल्यूकोस्कीन। ल्यूकोस्कीन नामक एक दवाई का निर्माण किया है, डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ, भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो है, उन्होंने एक ल्यूकोस्कीन नाम का एक दवाई का विकसित किया है ना। किसके उपचार के लिए होता है? ल्यूकोसिन जो है वो किसके उपचार के लिए होता है? तो याद रखिएगा, ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए ल्यूकोसिन नामक दवाई का उपयोग किया जाता है। और ये ल्यूकोसिन किन्होंने बनाया है? तो भारत में डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया एक मेडिसिन है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए क्या पॉइंट्स हैं। कहता है अमूत, ल्यूकोस्कीन, नोकडुर्ना, नोकडुर्ना और एक्टीज के बीच यह पॉलीहर्बल उत्पाद को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। कहता है जो चार ऑप्शन है हमारे पास, अमूत है, ल्यूकोस्कीन है, नोकडुर्ना है, एग्जिट है, इनमें से कौन सा जो है पॉलीहर्बल उत्पाद जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, नोकडुर्ना जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। अगले पॉइंट पर अगर हम चलते हैं तो कहता है द करेक्ट मैचेस एज फॉलोज, मतलब ये करेक्ट मैचेस का एक सीक्वेंस है। इसमें क्या है? मलेरिया से प्रभावित क्या होता है? तो रक्त कोशिका जो है मलेरिया से प्रभावित होती है। अगर हम फैलेरिया की बात करें, फलेरिया से क्या होता है? तो जो आपका लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड होता है, वह प्रभावित होती है। अगले पॉइंट पर अगर हम इंसेफ्लाइटिस की बात करें, फ्लाइटिस की बात करें, तो उससे क्या प्रभावित होता है? तो आपका ब्रेन प्रभावित होता है। ल्यूकेमिया, जो कि रक्त कोशिका जो व्हाइट ब्लड सेल बढ़ने लगेगा, रक्त कैंसर हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं? तो बोन मैरो में हो प्रभावित करता है ना। और इसी बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करके ब्लड जो आपका क्या कहते हैं, जो ब्लड कैंसर होता है उसको ट्रीट भी किया जाता है। अगर हम बात करें, कहता है मरासमस। मरासमस जो है वो क्या है? लंबे समय तक भूखा रहना, है ना। एक तरफ डिजीज है, एक तरफ रोग है आपका, दूसरी तरफ किससे होता है? तो लंबे समय तक भूखे रहने से क्या होगा? मरासमस हो जाता है। मरासमस रोग जो होता है वह लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। अगर हम बात करें क्वासियोरकर की बात करें, है ना, क्वासियोरकर की बात करें तो किसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरकर रोग हो जाता है। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक की बात करें तो किसके कारण होता है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है तपेदिक हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस नाम का रोग होता है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी का जो है वो किसके लिए होता है? वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के द्वारा जनित एक प्रकार का रोग होता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, कहता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है तो वो कौन सा है? तभी देखा हमने कि प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। तो याद रखिएगा, क्वाशियोरकर जो है वह क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होता है। और एक और रोग होता है मरासमस रोग भी जो है वह बच्चों में प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट्स अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसको आप लोग आराम से समझेंगे और आराम से इसको याद करते चलेंगे। देखिए 2-4 स्लाइड और है, थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमने पढ़ा और क्या मैंने पढ़ाया। देखिए आराम से पढ़ते चलिए। देखिए क्या है, सबसे पहला है करेक्ट मैचेस इज एज फॉलोज। कुछ करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ऐसे पूछे जाते हैं। तो कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जो है वह किससे संबंधित है? कैटरैक्ट को हिंदी में ही मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद जो है वो आंख से संबंधित रोग है ना।
मोतियाबिंद किससे संबंधित रोग है? तो आंखों से संबंधित रोग है। जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं, पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो पीलिया जो है वह लीवर से संबंधित रोग होता है, मतलब आपका लीवर प्रभावित होता है पीलिया से। कहता है टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपके शरीर का इंटेस्टाइन जो होता है, जो आंत होता है, वह टाइफाइड से प्रभावित होता है। अगर हम बात करें निमोनिया से, तो निमोनिया से प्रभावित होने वाला हमारे शरीर का जो अंग होता है वह होता है आपका फेफड़ा, लंग्स जो है वह प्रभावित होता है किससे? निमोनिया से। अगर हम बात करते हैं डायबिटीज से क्या होता है, तो डायबिटीज से आपका मेटाबॉलिज्म जो है यह इफेक्टिव होता है, मतलब इस पे इफेक्ट पड़ता है, मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ता है, चयापचय क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कहता है दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य जो है किस अंग का रोग है? तो दृष्टि वैषम्य जो है वह आंख का रोग होता है। किसका रोग होता है? आंख का रोग होता है। यहाँ पर बात करता है मायोपिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ दिस ऑर्गन। मायोपिया को ही क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। देखिएगा आंखों में दो तरह की समस्याएं हो जाती है। एक तो आपका रतौंधी होता है, फिर आपका मोतियाबिंद हो जाता है, एक मायोपिया होता है और उसके बाद फिर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ऐसे 2-4-5 रोग जो है वो आंखों से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मायोपिया इज डिसऑर्डर ऑफ दिस ऑर्गन। किस ऑर्गन से संबंधित है? मायोपिया जो है वह किस ऑर्गन से संबंधित है? याद रखिएगा आपकी आंखों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, तो जो दूर की वस्तुएं हैं, है ना, जो दूर की वस्तुएं, कहता है निकट दृष्टि दोष है ना। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया? जिसमें निकट लग गया, है ना। और दृष्टि दोष मतलब यह निकट का देख सकेगा, है ना, निकट का देख सकेगा, दूर का नहीं। निकट लग गया तो निकट का देख पाएगा, दूर को देखने में समस्या होगी। अगर दूर दृष्टि दोष कहेगा, है ना, तो दूर का देख सकता है, निकट का नहीं देख सकता। अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो क्या कहा यहाँ पे? तो मायोपिया इस अंग का विकार है, तो आंख के अंग का विकार है। अगर हम बात करते हैं मायोपिया, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है किससे होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग करके, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करके जो है वह निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया का इलाज किया जाता है। जैसे कि चश्मा वगैरह में कौन सा प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं दृष्टि दोष मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति, जो दृष्टि दोष मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीजों को देख पाएगा। अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो वह दूर की चीजों को आसानी से देख पाएगा। सिंपल याद रखने का फंडा है ना। तो निकट दृष्टि दोष की अगर बात करेगा तो समझिए कि वह निकट की चीजों को आसानी से देख पा रहा है, मतलब दूर की चीजों को वह आसानी से नहीं देख पाएगा, है ना। अगर दूर दृष्टि दोष की बात करेगा मतलब निकट की चीजों को तो नहीं देख पाएगा लेकिन दूर की चीजों को देख पाएगा। दूर दृष्टि दोष है ना, दूर लिखा हुआ है ना। तो वर्ड को पकड़ के ही इसको आसानी से, क्योंकि बहुतों को कंफ्यूजन हो जाता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में, है ना। निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया से ग्रस्त व्यक्ति को, जो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसको पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है। दूर है तो दूर का चीज देख पाएगा लेकिन निकट का चीज देखने में उसको समस्या होगी। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। मेनली अब 3-4 स्लाइड बचा हुआ है, उसको थोड़ा आराम से कर लीजिए। देखिए, कहता है आंख के इस भाग में ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट पाए जाते हैं। आपके आंख के किस पार्ट में, आंख का अलग अलग पार्ट है, जैसे लेंस है, रेटिना है ना, वैसे वैसे कहता है आंख के किस भाग पे ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा आपके रेटिना पर ब्लाइंड स्पॉट या येलो स्पॉट पाए जाते हैं। कहता है रेटिना, द रेटिना इज एन आउट ग्रोथ ऑफ द, कहता है रेटिना डायनसेफ्लॉन की एक वृद्धि है। किसकी वृद्धि है? रेटिना डायनसेफ्लॉन की एक वृद्धि है ना। रेटिना इज एन आउट ग्रोथ ऑफ
द डायनसेफ्लॉन। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है, ओपैक हो जाता है, अगर आंख का जो लेंस है वो ओपैक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा कैटरैक्ट हो जाता है, जिसको कि मोतियाबिंद कहते हैं। कैटरैक्ट रोग जो है वह किसके कारण से होता है? लेंस का ओपैक हो जाना, मतलब धुंधला दिखने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है? मोतियाबिंद मतलब स्पॉट बन जाता है, जिससे कि हल्का धुंधला उस पॉइंट पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। कहता है मानव आंख का यह भाग मोतियाबिंद से प्रभावित होता है। तो सीधा है, मैंने बताया लेंस के ऊपर वो स्पॉट बनेगा, है ना, तो लेंस ही प्रभावित होगा ना। कहता है कि मानव आंख का यह भाग मोतियाबिंद से प्रभावित होता है, तो लेंस जो है मोतियाबिंद से प्रभावित हो जाता है। देखिए, एक तरफ है ड्रग्स, दवाइयों का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके उपयोग के बारे में बताया हुआ है। पहला है एट्रोपिन। एट्रोपिन, तो एट्रोपिन का प्रयोग पुतली के फैलाव, डायलेशन ऑफ पुपिल्स, पुतली के फैलाव के लिए प्रयोग किया जाता है एट्रोपिन का डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। एट्रोपिन का डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है पुतली के फैलाव के लिए। ईथर का प्रयोग जो है वह बेहोश करने के लिए किया जाता है। देखिएगा, भोथा करने के लिए ईथर का प्रयोग किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया है। क्या है? लोकल एनेस्थीसिया है। अगर हम पॉइंट पर बात करें नाइट्रोग्लिसरीन की, अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन किसको दिया जाता है? जिसे हृदय संबंधित समस्याएं होती है, हार्ट ट्रबल होता है, हृदय संबंधित समस्याएं होती है, उसको नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद पायरेथ्रीन जो है, पायरेथ्रीन से क्या किया जाता है? तो मॉस्किटो कंट्रोल, मच्छर का नियंत्रण जो है वो किससे किया जाता है? पायरेथ्रीन से मच्छर का नियंत्रण किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। मानव आंख की पुतलियां एक एल्कलॉइड के बहुत पतले घोल से फैलती है। अभी जस्ट मैंने बताया एट्रोपिन के प्रयोग से पुतली का फैलाव होता है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मानव आंख की पुतलियां जो है एक पतले एल्कलॉइड का एक बहुत पतला घोल से फैल जाता है पुतली, तो कौन सा होगा? एट्रोपिन होगा। ठीक है, कौन सा होगा? एट्रोपिन होगा। ठीक है, याद भी करते चलिए, साथ साथ पढ़ते भी चलिए हमारे साथ। देखिए, कहता है स्लीप एपनिया एक गंभीर निद्रा विकार है। क्या है? एक गंभीर निद्रा विकार है, जिसमें क्या होता है? देखिएगा कि आप पूरा बॉडी रेस्ट अगर करता है, आप सो रहे हैं तो आपका पूरा बॉडी लगभग रेस्ट करता है, लेकिन सिर्फ एक अंग है जो हमेशा कार्य करता है, वह है आपका हृदय। हृदय हमेशा स्पंदित होते रहता है, हमेशा गति करते रहता है, हृदय कभी नहीं रुकता है ना। तो कहता है कि हृदय रुकना मतलब सब कुछ रुक जाना। ठीक है, तो जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, हार्ट को पंप करेगा, है ना, मतलब आपका लंग्स फूलेगा, हार्ट पंप होगा। कहता है स्लीप एपनिया जो है एक गंभीर निद्रा विकार है, जिसमें लोग क्या करते हैं? नींद के दौरान जो है कुछ समय के लिए और बार बार सांस लेना बंद कर देते हैं, मतलब सांस लेना जो है बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, या बार बार जो है ऐसा क्रिया जब दोहराते हैं, इसी को एक टर्म दिया गया, स्लीप एपनिया नाम दिया गया। ठीक है, आप आमतौर पर इसे कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे इन चीजों को, क्योंकि ये जनरल साइंस है ना। जनरल साइंस में हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे आसपास जनरली जो है वह घटित हो रही होती है। देखिए, क्या है आपके पास? बायोलॉजिकल रिस फेरसिंग एक हालिया सर्जिकल तकनीक है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जोड़ों की समस्या को दूर करने के लिए, जोड़ों की समस्या के इलाज के लिए किया जाता है। किसका? बायोलॉजिकल रिस फेरसिंग का उपयोग जो है वो जोड़ों की समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, लोह की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है? एनीमिया। ये कई बार हमने बता दिया। देखिएगा, कहता है यह रोग मादक पेय पदार्थ मतलब एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल बेवरेज अगर लेते हैं, एल्कोहलिक बेवरेज अगर लेते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, तब क्या होगा? लीवर सिरोसिस हो जाता है, जिसमें लीवर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कहता है कि यह रोग मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन से होता है। याद रखिएगा,
लीवर सिरोसिस, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कहता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, क्या है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक रोग है जो किस कारण से होता है? गुटखा या तंबाकू के सेवन से होता है। किसके कारण से होता है? तो गुटखा और तंबाकू के सेवन से क्या होता है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम का एक रोग होता है। अगले पॉइंट पर बात करें, पीलिया से क्या प्रभावित होता है? तो पीलिया से डायरेक्ट आपका लीवर प्रभावित हो जाए। जॉन्डिस से क्या होता है? सीधा का सीधा आपका लीवर प्रभावित होता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, कहता है खसरा, हैजा, टीबी और पीलिया के बीच यह रोग इतना संक्रामक नहीं है। इसमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो याद रखिएगा जॉन्डिस जो है वह उतना संक्रामक रोग नहीं होता है। अगले पॉइंट में, मुर्गियों में रिकेट्स रोग इस विटामिन की कमी के कारण होता है। मुर्गियों में जो रिकेट्स रोग होता है वो किसके कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण जो है क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है मुर्गियों में। कहता है द फैक्टर ऑफ मैड काउ, है ना, मैड काउ डिजीजेस। कहता है द फैक्टर ऑफ मैड काउ डिजीजेस, तो क्या है? प्रियंस। मैड काउ डिजीजेस, द फैक्टर ऑफ मैड काउ डिजीजेस क्या है? वो प्रियन है। ठीक है। कहता है अगला पॉइंट, ब्राइट रोग, ब्राइट डिजीजेस, ब्राइट रोग मानव शरीर के इस भाग को प्रभावित करता है। ब्राइट डिजीज जो है वो मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस भाग को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा आपके किडनी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? तो आपके किडनी को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। चलिए देखिए अगले पॉइंट में देखते हैं, कहता है कोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस मुख्यतः कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है ना। न्यूमोकोनियोसिस जो रोग होता है वह किसको प्रभावित करता है? ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो मुख्यतः कोयला खनन उद्योग से जुड़े होते हैं। मतलब जो कि कोयला खनन से काम करते हैं, कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं, उसको न्यूमोकोनियासिस नाम का रोग होता है। ठीक है। अगला पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो कहता है रक्त शर्करा स्तर को सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसको? ब्लड शुगर को, रक्त शर्करा को। ठीक है। कहता है रामू इंजेक्ट्स एन इंजेक्शन इन एन एक्सेस अमाउंट में इंजेक्ट करता है। इट रिजल्ट्स हिट सफर्स फ्रॉम स्पैज्म, एपोप्लेक्स एंड फैंटनेस एंड डायजलेटर। कहता है रामू अधिक मात्रा में इंजेक्शन लग जाता है, रामू को अधिक मात्रा में इंजेक्शन लग जाता है, परिणाम स्वरूप उसे ऐंठन होने लगता है, दौरा पड़ने लगता है, बेहोशी की समस्या हो जाती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? कहता है इसका कारण क्या है? रक्त में असामान्य ग्लूकोज की सांद्रता, मतलब ब्लड में शुगर जो है, शुगर का कंसंट्रेशन जो है अनयूजुअल अगर हो जाता है तो इस कारण से ऐसी चीजें होती है, ऐंठन होगा, दौरा पड़ेगा, बेहोशी की स्थिति उत्पन्न होती है। कहता है मधुमेह, पोलियो, काली खांसी और चेचक जैसी बीमारियों में से इस रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसमें से कौन सा रोग जो है वह टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? तो डायबिटीज जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मधुमेह किसके खराब होने के कारण होता है? मधुमेह रोग जो है, डायबिटीज रोग जो है वो किस चीज की खराबी के कारण होता है? तो याद रखिएगा पेनक्रियाज के खराब होने से मधुमेह रोग हो जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, लैक ऑफ दिस सब्सटेंस काउजेज डायबिटीज इन पर्सन। किस पदार्थ की कमी के कारण जो है क्या हो जाता है? मनुष्य में डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन के कारण जो है, इंसुलिन की कमी के कारण जो है क्या हो जाता है? लोगों में डायबिटीज नामक, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है रक्त शर्करा को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम होता है। कहता है ये मधुमेह से जुड़े हैं जो वयस्कों में एक आम बीमारी है। वयस्कों में आजकल क्या हो गया है? यह एक आम बीमारी है। रक्त में शर्करा का स्तर
अधिक और इंसुलिन का स्तर कम हो जा रहा है। मतलब शर्करा का स्तर, ब्लड शुगर का स्तर जो है वह बढ़ जा रहा है और क्या हो रहा है कि शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा है वह कम हो जा रही है, जिससे कि ब्लड डायबिटीज हो जा रहा है, शुगर, ब्लड में शर्करा बढ़ जा रहा है, जिससे कि शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है। उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ स्लाइड और बचे हुए हैं, वो स्लाइड मैं अगली वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम लगता है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो के नीचे देखिएगा सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक करें, बेल आइकन को ओपन करें, ऑन करें, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुंच सके और आप अवेयर हो सके। हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो में अच्छा कमेंट करें। तब तक एंजॉय कीजिए और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। जन्माष्टमी पर्व के लिए आपके परिवार और आपके आसपास सभी लोगों को मेरे तरफ से, समुद्र क्लासेस के टीम की तरफ से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक वीडियो को देखिए, अच्छा लगे कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।